नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में, यानी सीएनबीसी आवाज की आज की पब्लिक डिबेट में बात होगी संसद की, सदन की बात होगी। जो मंडे से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, उसमें इस बार क्या बड़ा होने वाला है। तो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है देश की संसद के अंदर और कुछ तूफान आने वाला है, पॉलिटिकल तूफान। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही टकराव की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और इसके बाद यह खुला ऐलान कर दिया गया कि परिसीमन बिल आया तो पार्टी इसका विरोध करेगी। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। आज इंडी गठबंधन की स्थिति तो यह है कि एक दल को दूसरे दल पे भरोसा नहीं है, दलों के अंदर एक सांसद को दूसरे सांसद पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ मॉनसून सत्र को लेकर आज दिल्ली में एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों का दावा है कि सरकार मॉनसून सत्र में 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल सदन में लाएगी, जिसमें इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को लेकर बिल, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर अमेंडमेंट बिल शामिल होंगे। इसके साथ चुनावी मोड ऑन कर चुके अखिलेश यादव सितंबर महीने से अपनी रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यात्रा की शुरुआत हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से हो सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को लोग देखना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस का अंत जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने रथ से उतरेंगे, उसी दिन आह्वान हो जाएगा। शुरुआत जहां से भी होगी, अंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तय है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार पिछले सत्र में अटका परिसीमन बिल मॉनसून सत्र में फिर लाएगी, और अगर दोबारा बिल आया तो क्या सरकार इसे पास करवाने में सफल होगी। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज की बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं क्या है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामे की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। परिसीमन और महिला आरक्षण सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है। और तीसरा एजेंडा, 2/3 का संख्या बल हासिल करना क्या सरकार के लिए आसान होगा? यह बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि नंबर गेम में सरकार पीछे दिखाई दे रही है। चौथा, सत्र से पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी की पोल खुल गई है। वो एक पॉलिटिकल विंग है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं? प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। निगत अब्बास कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता हैं, नेत्री हैं, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है। सीनियर लीडर लेफ्ट विवेक श्रीवास्तव, उनका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी के एमएलए, 3 टाइम एमएलए मेरे साथ मौजूद हैं। कुलदीप कुमार नेता हैं, उनका भी स्वागत है। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विपक्ष से। विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है। क्या आपको लगता है अगर परिसीमन आएगा, महिला आरक्षण भी लाएगा निगत अब्बास, तो साथ देना मजबूरी हो जाएगी, या जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम परिसीमन के साथ हो ही नहीं सकते? मुझे समझ नहीं आता अमीश भाई कि हम क्यों बार बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजाक उड़ाते रहते हैं। माने देश के प्रधानमंत्री का सपना था ना ये तो कि महिलाओं को आरक्षण देना है, तो क्यों 2023 से जेब में रखकर बैठे हुए उसका पर्चा कि हाँ जी हम पर्ची में लिखेंगे कि विमेंस रिजर्वेशन बिल लाएंगे और उसको अपनी जो अपनी पजामे की जेब है उसमें छुपा लेंगे। हम तो कह रहे हैं, कल भी कहा था और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे विपक्ष ने कहा था और देश की जनता इंतजार कर रही है कि 33% आरक्षण महिलाओं को 543 सीट्स में देने में आपको आपत्ति क्या? लेकिन क्या है ना,
इस बार क्या है ना कि जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पा रही, और हर बार का हो गया। और इस बार तो मैं तो कहूंगी मानसून के सत्र में जनता को उम्मीद है कि इस बार शायद सरकार भाषण की जगह जनता को जवाब दे दे, शायद जनता को पता चल जाए कि वाकई सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि इस बार हम जवाब मांग रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि मॉनसून सत्र में इस बार शुरुआत जो होने वाली है वो सिर्फ परिसीमन की नहीं होने वाली। हो सकता है ये भी कह दें, और शायद मोदी जी खुद ही कह दें, कि रामदान के हीरे मोती और नकदी मैं तो चुराऊं घड़ी घड़ी, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैं तो बातें बनाऊं बड़ी बड़ी। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं सुनिए, अगर आपको मॉनसून सत्र में चर्चा करनी है 33% आरक्षण दीजिए महिलाओं को 543 सीट में। लेकिन एक बताइए ना, विपक्ष की पार्टियां भी तो साथ दे रही है ना, आपके साथ ही डीएमके होती थी, अब सुनने में आ रहा है वो वॉकआउट कर जाएगी। शरद राव पवार की पार्टी ने भी एक तरह से बड़ा संकेत दे दिया कि हम साथ आ सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है इस पूरे खेल में आप ही अकेले हैं जो कह रहे हैं कि हम उगते हुए सूरज को नहीं देखेंगे? सुनने में तो अमीश भाई ये भी आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अगले 1 साल में इस्तीफा देने वाले। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये भी आ रहा है कि विदेश जाकर मेलेडी इतनी चॉकलेटी है क्यों चल रहा है। सुनने में तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, तो सुनने पे नहीं जाते। सुनने में आपको तो पिछले 12-13 साल से यही सब कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरा पॉइंट अब सुनिए सुप्रिया सूले, महिला की बात करती हूं। नहीं महिला, एक सेकंड, सुप्रिया सूले भी तो महिला है। सुप्रिया सूले ने बोला कि हम सशर्त समर्थन देने को तैयार हैं, तो क्या बोलिएगा उसको? पूरे देश की महिलाएं कह रही है। सुप्रिया सूले भी तो कह रही है। ओके प्रदीप भंडारी, लेकिन मुझे मैं गलबैया कर रहे हैं, इमरती और जलेबियां बना रहे, उस पे आपत्ति है। महिलाओं के नाम पर राजनीति करना मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। वैसे कि महिलाओं की इज्जत उन्होंने करी नहीं, उनके हाथ उठा के देख लीजिए। ओके प्रदीप भंडारी, करना क्या चाहते हैं आप लोग? 7 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में आ गए, 7 के करीब ही सांसद आ गए लगभग उद्धव ठाकरे के गुट के एनडीए के साथ, वो शिंदे साहब के साथ चले गए। क्या आपको लगता है शिवसेना में चले गए? करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? टीएमसी के 20-21 सांसद आ गए हैं, क्या करेंगे? देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि सुनी हुई बातों की बात नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज करने गए थे कोटा में, उसके बाद कहां गायब हो गए? जानते हैं आप? कोई नहीं जानता है। सच्चाई की बात यह है कि आज कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस के पंजाब के अंदर ही वॉरिंग लड़ रहे हैं चन्नी के साथ में। स्थिति कांग्रेस की ऐसी हो चुकी है कि वो जाके आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने की बात कर रही है। राजा वॉरिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि डीएमके के पीठ में छुरा कांग्रेस ने घोंप दिया है। तो आज सब लोग समझ चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ जाना मतलब बैंकॉक पटाया में वेकेशन करना, या तो जाके राजनीतिक बंटाधार करना। यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं विषय पर आता हूं, ये इतने सारे सांसद लेके करना क्या चाहते हैं बता दो अमीश भाई। हमजा ने कभी नहीं बताया था धुरंधर 2 में क्या हुआ था, उसी तरीके से जब ये तो बता दो कि कांग्रेस का हमजा कौन है आपके पास? वो हम बताएंगे कि वो तो जैसे हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। पर 4 लाइनों से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। सारे हारे मोहरे एक बिसात पर आए हैं, मोदी नाम से घबराकर सब हाथ मिलाए हैं। अरे हजारों की भीड़ बना लो जंतर मंतर पे, नतीजा वही होगा, फूके कारतूस कब रण में काम आए। ओके मैं कुलदीप कुमार का रुख करता हूं। एक सेकंड आप कुलदीप कुमार को तो मौका दीजिए। कुलदीप कुमार एक बात बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस लोग के साथ कोई जाना नहीं चाहता, कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन सांसद तो आपके भी गए हैं। आपको क्या लगता है, आपका तो पार्लियामेंट्री एक अनुभव है, यानी लेजिस्लेशन का एक अनुभव है, समथिंग बिग इज गेटिंग प्लान्ड, क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश में? देखिए अमीश भाई, बड़ा और कांग्रेस पर आपकी राय? अमीश भाई, बड़ा तो 2024 में हो जाता। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 4 सीटें मिल जाती तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान खत्म हो जाता, देश से आरक्षण खत्म हो जाता। लेकिन 2024 में उन्हें 4 सीटें नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उनको 400 पूरी करनी है, क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है, और महिला आरक्षण देने की नियत प्रधानमंत्री जी की नहीं है। अगर उनकी होती तो 20 सितंबर 2023 को 454 वोट के साथ इस लोकसभा के अंदर यह बिल पास हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बिल को घुमाए जा रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है? अब उनकी एक ही मंशा है, वो चाहते कैसे भी। आपकी विपक्षी पार्टियां भी तो साथ आ रही हैं, विपक्षी पार्टियां भी तो साथ आ रही हैं। अब कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया तो डीएमके ऐसा लग रहा है कि वॉकआउट करेगी इस पूरे घटनाक्रम में। अमीश भाई देखो, ये तो देखा जाएगा कौन साथ आया कौन नहीं आएगा, लेकिन जो ईडी और सीबीआई का डर है ना, बड़ा खतरनाक है।
ये कहां से कहां आदमी को ले जाता है। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले क्या होता था, देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वोट का अधिकार दिया, वोट जनता देगी, उससे वोट चुन के सरकार आएगी और सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा ना ना, आप वोट किसी को भी दो, मैं उसको खरीद लूंगा, अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा और उसके बाद सरकार बना लूंगा। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहीं डेमोक्रेसी है क्या? आपने बोला ये तानाशाही मोदी जी है, वोट को हिटलरशाही खरीद है। लेंगे और सरकार बना लेंगे। अच्छा ये बताइए, एक लॉजिकल बात बताइए, 2024 में तो मोदी की सरकार बनी ना, 200 बनी? क्यों नहीं बनी? कहां बनी? जनता ने मनने आप नहीं दिया मोदी दिल्ली जी में को। आपकी बन गई, जनता ने दिल्ली वोट में आपकी नहीं बन दिया, गई। रमेश भाई। क्यों जनता ने बनाया भाई? 240 सीटें थी। किसी जनता ने बनाया, कैसे आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जनता की? 240 सीटें बीजेपी की आई, 296 सीटें एनडीए की आई, सरकार बीजेपी की बनी। की सरकार इतनी बड़ी लोकप्रियता होने के बाद 400 का नारा देने के बाद आपने सवाल पूछा मोदी से अरे कि मोदी जी कमाल बताओ है। कि एक 400 बात का बताइए, नारा दिया था, एक 240 बच्चे ने का अपना बन गए। टारगेट रखा, मेरे को 400 नंबर मिलेंगे, उसको 300 मिले, उसको 300 नंबर मिले। एनडीए का टारगेट 400 नरेंद्र मोदी ने रखा था। मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। एनडीए का टारगेट 400 था और उनको 300 मिले, लेकिन कह रहे हैं कि उनके कैसे 300 आ गए। आपकी कितनी लोकसभा सीटें आई जरा बताइए? किसकी? आपकी पार्टी अमीश भाई कितनी आई बताइए? अमीश भाई मैं बताइए, अरे सुनिए, बताइए कितनी आई? सुनिए ये पता ही नहीं, जीरो। दिल्ली में जीरो आया। दिल्ली कह रहे में। जीरो, अब फिर कहेंगे जीरो, फिर कहेंगे निगम में जीरो, ये बताएंगे। अरे 2 भैया, सीट से अभी खड़े नहीं हो हुए कहीं। घमंड मत करिए प्रदीप घमंड भाई। नहीं, 2 विनम्र सीटें, है। 2 तीसरी सीटें। बार घमंड मत इतिहास करिए, में सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं शाउटिंग मैच मैंने नहीं 400 करना। नारा दिया था क्या? मैंने 400 का नारा दिया था। मैं शाउटिंग मेरी मैच पार्टी नहीं ने कर रहा, 400 का नारा। लेकिन इतिहास में पहली बार, तीसरी बार किसी की सरकार बनी, बहुत बड़ी बात थी। राजकुमार भाटी, देखिए मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है। हर सेशन ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मॉनसून सेशन इंपॉर्टेंट है। बंगाल के चुनावों के बाद ये पहला सेशन होगा और हमने देखा इसमें जबरदस्त पावर प्ले देखने को मिला है। कई सांसद टूट के बीजेपी के साथ या फिर एनडीए के साथ चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि समथिंग बिग इज कमिंग? व्हाट यू से, आप क्या कहना चाहते हैं? शुरू में भी ये कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, और आपने 2 बातें कही कि एक तो परसीमन होना है और एक जो है महिला आरक्षण बिल लागू होना है। तो ये दोनों चीज़ें तो तय हैं। परसीमन 2001 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने 84वां संशोधन करके संविधान में, और ये तय किया था कि 25 साल बाद परसीमन होगा, 2026 में परसीमन होना है। तो उसमें पहले से तय है, वो रूटीन में है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है संसद के दोनों सदनों से और सर्वसम्मति से हुआ। एक भी पार्टी विरोध में नहीं थी, सारे विपक्ष की पार्टियों ने भी उसके समर्थन में वोट दिया। उसे मोदी जी दबाए बैठे हैं। वो चाहते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कर देते। विपक्ष की कई पार्टियों ने मांग की थी कि इसे तुरंत लागू करिए। मोदी जी कह रहे थे हम इसे 2034 में जाके लागू करेंगे। अब उसे परसीमन बिल से जोड़ना यही बेईमानी को दर्शाता है। मोदी जी महिलाओं के आंचल की आड़ में छिपके अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों बिलों को एक साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार साहब की पार्टी क्यों साथ में समर्थन दे सकती है? ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं, और वो ऐसा जो बयान क्यों आ रहा है? सुप्रिया सुले का एक बयान आया था, उसके बाद उनका संशोधन भी आया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा है कि अगर जो अमित शाह जी ने सदन के अंदर कहा था कि मैं आधे घंटे का समय दो, मैं 50% सीटें हर स्टेट में बढ़ाने का प्रस्ताव ले आता हूं, तो उन्होंने कहा कि उसे लिखित में लेकर आए, ड्राफ्ट में जब आएगा ऑलमोस्ट तो हम गनी इसमें है ना, विचार मतलब जो अमित करेंगे। शाह कह चुके हैं कि मैं कर दूंगा, और वो नहीं, तो क्या लेकिन मौखिक कहने का तो कोई अर्थ नहीं होता। मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस और एसपी इस पूरे मामले पर अलग थलग पड़ जाएंगी? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके साथ ऐसी खबर आ रही है कि जेएमएम और राजद भी, यानी आरजेडी में से 4 में से 3 सांसद इसके साथ हैं, उधर जेएमएम भी साथ है, तो अप्रोक्सीमेटली बल्क में नंबर सपा का है और कांग्रेस का है। सिर्फ वही विरोध में दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ आपके साथ ऑब्वियसली ओवैसी तो होंगे ही, ओवैसी तो विरोधी हैं इस बात के। कुलदीप जी ने उनका बात एक कही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जो कुलदीप जी ने बात कही वो मैं उसका समर्थन करता हूं कि मोदी जी का सपना था कि 400 पार जनता ने नहीं कराया, 240 पर रोक दिया, तो वो पिछले दरवाजे से 400 पार करना चाहते हैं, तिकड़म से, जोड़ तोड़ से। वो सांसदों को खरीद के, और जो खरीदने बिक नहीं रहे उन्हें डरा धमका के ईडी से, सीबीआई से डरा के पार्टी चेंज करा रहे हैं। रही समाजवादी पार्टी की बात, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ओके, अब मैं और हम परसीमन के समर्थन में हैं
क्योंकि लोकसभा सीटें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, वो होना ही है, कि मतलब उसके वो अंदर छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल वो छोटी होनी चाहिए, और परिसीमन जो है लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है अमित जी, मोदी जी जनगणना से क्यों बचना चाहते हैं? जनगणना तो हो रही है, 2001 में संशोधन हुआ था, जनगणना तो हो रही है, उसमें तय था कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ओके, एनडीए का अपने आप नंबर 400 नहीं हुआ तो आप बैकडोर से कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो नंबर आज भी दिखाई दे रहा है वो 319 ही दिखाई दे रहा है, एनडीए का नंबर, इतना सब कुछ करने के बाद भी। जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग इतना बड़ा? हम लोग देश बनाना चाह रहे हैं। वो कहे कि आंचल के धागे में छिपे हुए हैं मोदी जी, आंचल के धागे में संसदीय विधायी शक्ति देना चाहते हैं महिलाओं को। वो कह दिया कुछ की पढ़ी कुछ उन्होंने कविता पढ़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, ये जो कांग्रेस के भेजे में है, जो बात बात पे है नक चढ़ी, विदेश में उनके नेता रहते हैं पड़े पड़े, तो सड़ जाए ना कांग्रेस ऐसे खड़े खड़े, क्यों रहते हैं सदन में पड़े पड़े, हर मुद्दे पे अड़े अड़े, ऐसे 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 चलेगा देश? क्या क्या करना चाहते हैं? बड़ी हुई सीटों में महिलाओं को बढ़ा हुआ सीट देना चाहते हैं। पाप है ये, इस देश में पाप हो जाएगा, उल्का पिंड गिर जाएगा धरती पर कि महिलाएं बड़ी हुई संख्या में सदन में दस्तक देंगी। क्यों रोकना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों दीवार बनना चाहती है इस देश की महिलाओं को सदन में जाने के लिए? 33 साल बैठी रही। क्या कांग्रेस ने इस देश में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया था? इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी पूछे। किसने इस देश में पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था? कांग्रेस को याद नहीं होगा, समाजवादियों ने लाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, मानते हैं कि सोनिया जी थी, एक सदन में उन्होंने लाया, राजनीति प्रसाद ने फाड़ फूड़ के बिल को तबाह कर दिया। कॉलर पकड़ा गया था, ममता बनर्जी ने, बहुत लंबा इतिहास में जाना नहीं चाहता। ये तरह तरह के तुम्हारे बहानों से ये महिलाओं की रास्ते क्यों रोकते हो भाई? समझिए एक बात, कांग्रेस इस देश में चाहती क्या? मैं बताता हूँ। ये बीच में बोला था ना मैंने कि बीच में नहीं बोलना है। मैं तुम्हारी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बोला नहीं, मैं अपनी बारी में बोला नहीं, मैं आपकी बारी में बस अपनी बारी में बोलिए। मेरा हक है, मैं बोलूंगा। आपके बारी में ना बोलूंगा। आप अपनी बारी में, आप अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। मुख्यमंत्री शांति शांति। एक और उदाहरण हुआ, छंगूर चढ़ेगा हाथी पर कांग्रेस की छाती पर। उत्तर प्रदेश, नाम नहीं लूंगा मैं, कांग्रेस बिहार में डूबी, वोट चोरी का आरोप, बंगाल में सरपट निपट गई, वोट चोरी का आरोप। आम आदमी और कांग्रेस शायद सुना है पंजाब में पीछे रास्ते से खालिस्तान मुर्दाबाद ये करेंगे, कांग्रेस स्वागत करी। कुछ दोस्ती चौच पे चौच चल रहा है। पंजाब में एक साथ आ सकते हैं। ओके ओके, तो पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ आएंगे तो गेम बन जाएगी। और कांग्रेस और आपके साथ आने का इतिहास भी है। पहली सरकार केजरीवाल की कांग्रेस ने बनवाई, उसके बाद अभी 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल और कांग्रेस एक होकर आए, और अब पंजाब में एक होकर आएंगे बैकडोर से। ऐसा मानना है कई लोगों का, बैकडोर से एक साथ होंगे। ये बैकडोर में कॉकरोच खेल रहे हैं। बैकडोर में एक कॉकरोच इनके जेब में, एक कॉकरोच केजरीवाल के जेब में। नहीं, वो तो पूरा ढका चुका खेल एक्सपोज ही हो गया। उनका नाम होना चाहिए अरविंद केजरीवाल। भाटी जी की नेत्री है, देश की जानी मानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डिंपल यादव। अब वो मंच पे पहुंची तो नारे लग रहे थे, डिंपल कबाड़िया जिंदाबाद, डिंपल कबाड़िया जिंदाबाद। ये कॉकरोच जनता पार्टी है। ओके, देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है यहाँ पर, सब लोगों की एक रिपोर्ट कार्ड बनती होगी, हाफ ईयरली, फुल ईयरली। आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पहली सरकार आपकी कांग्रेस ने बनवाई ना, दूसरी बारी 2024 में आप एक साथ होकर आए। उसके बाद कांग्रेस के साथ आपका खूब अलायंस रहा, इंडिया अलायंस के भी आप पार्टनर रहे। अब आप पंजाब में जब आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पीछे साठगांठ कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, तो जवाब कैसे दीजिएगा ना? आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस के साथ रहने का। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं पूर्ण रूप से कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, मिस्टर भंडारी अपनी टर्न पे, भंडारी जी अपने बात, ये क्या तरीका है? बोल नहीं पाओगे, सुन लो, सच्चा बोले फिर आप। सुन लो, ना बोला था दोनों को, ना आप शांति, भंडारी जी दोनों नहीं बोल पाओगे। आप लोगों को क्या कर रहे हो? नहीं बोल पाएगा भंडारी प्लीज, मैं डिबेट रोक दूं। नहीं बोल पाएगा बीजेपी का। आपकी बारी, समझ लो मेरी बात। अपनी टर्न। ऐसे धमकीबाजी नहीं, ऐसे धमकीबाजी नहीं कि कोई नहीं बोल पाएगा। मेरे होते, मेरे एक सेकंड, मैं एक सेकंड, ये धमकीबाजी मत दीजिए कि कोई नहीं बोल पाएगा। मेरे होते सब बोल पाएंगे, ये भी बोल पाएंगे। और अब आप शांति। प्रदीप अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। विवेक अभी तक आए नहीं है, पेशेंटली अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। ओके
मेरा आपसे कुलदीप जी निवेदन है, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखिए। मैंने गलत कहा था कुछ? नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आपने सही बोला, उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए। पार्टी का पक्ष रख रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं आपको 50 सेकंड टाइम लिमिट फॉलो करिएगा। पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई अलायंस होने नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपने शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल के दम पर 100 सीटें जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। ये मैं आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, एक और अलायंस की बात करी कांग्रेस से। अरे हमने कांग्रेस से अलायंस करा, चलो ठीक है। तुमने तो पीडीपी से अलायंस करा जो अफजल गुरु को शहीद मानती थी। तुम लोगों ने उससे अलायंस किया। तुमने कहा नीतीश कुमार से कुंडी बंद कर दिया, अमित शाह ने नीतीश कुमार से अलायंस कर लिया। बाद में उद्धव ठाकरे क्या बोला, अलायंस कर लिया। हम क्या बोलेंगे? एक बात बोलूं, आप जैसा दोस्त होना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्यों हमने, मैं बताता हूं कैसे। मतलब आपने एक सांस में कांग्रेस को पीडीपी के साथ कंपेयर कर डाला। नहीं, मैंने तो मतलब एक सांस में कांग्रेस को पीडीपी के साथ कंपेयर। मैं तो कह रहा हूं। अच्छा ये बता दीजिए, अंदर की बात तो कुछ। अरे कुलदीप भाई इतना गुस्सा मत होइए, मुस्कुराकर कुलदीप जी, मॉनसून सेशन में तो सब कुछ हो गई। मुस्कुरा के एक बात का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस के साथ कुछ? अरे ना, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के साथ कुछ होने वाला है क्या? कुछ है क्या? मतलब भाई मैंने क्या कहा, कुछ रिश्ता जुड़ने वाला है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी 100 सीटों के साथ दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपके चैनल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये बात अमीश भाई में आज आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं। अब आप मत मानिए ना, आप कैसे मानेंगे? आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है। आपकी वजह से कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है। चन्नी और वारिंग लड़ रहे हैं आपस में। वो आपस में लड़े, सर फोड़े, मुझे उससे क्या लेने देना है? वो आपस में लड़के मर जाए, मुझे क्या आपत्ति है? लड़के मर भी जाए, हाँ, मुझे क्या आपत्ति है? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस की। हाँ, तो मुझे क्या आपत्ति? आपको लगता है कांग्रेस जिंदा नहीं है क्या? अरे मुझे क्या आपत्ति है? पंजाब में तो नहीं है, तो देश में? अरे देश की बात देश में जब होगा तो देखेंगे। देश में तो है ही ना। पार्टी है। अरे आप लोग तो राहुल गांधी, अमीश भाई, आप तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। आप लोग तो क्या क्या बोल देते हैं। अमीश भाई, मैं तो कहता हूं मोदी जी ट्रम्प से डरते हैं। आप चलाओ चैनल पे। ठीक, चल ही रहा है। मोदी ट्रम्प से प्रदीप भंडारी आपकी बारी है, निगत अब्बास। अमीश भाई, इन्होंने बोला इनकी बात पे विश्वास रख लो। याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कही थी कि कभी मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा और कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा। ये सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़कर कांग्रेस के सामने भीख मांगने चले गए कि लोकसभा में अलायंस कर दो। तो जो ये कहे उसका उल्टा होना तय है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, पीछे 100% कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। विवेक, पर एक, आप अभी तक पहली बार आए हो, फिर मैं निगत आपकी बात आ रहा हूं, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके विवेक, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता है अगर पंजाब में, तो आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंडिया अलायंस खुशी है, बहुत खुशी है। मुझे बहुत 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 खुशी होगी इस बात की। ओके। मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी की भी ग्रोथ हो, कांग्रेस और बढ़े। एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और 2029 का चुनाव अगर इंडिया अलायंस को जीतना है, कांग्रेस उसका स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये जो सुखी रंधावा और चन्नी और वारिंग में झगड़ा चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। ओके। अब आइए, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बात हो गई, चर्चा हो रही है, कांग्रेस की चर्चा बहुत बारी होगी। अपनी टर्न पे बोलिए सर। 300 पार आ गया। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया। आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। महिलाएं, या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं, देखिएगा। महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मानसून का सत्र आ रहा है। नहीं, आप अपनी सीट पे मैं यहीं बैठता हूं। फिर मानसून का सत्र आ रहा है। ड्रामा करने में माहिर है ना एनडीए वाले। नहीं, अब उनकी जगह नौटंकी क्या है? मैं अपना कोई टेक्स्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, इनके सवाल का जवाब देता विधिवत। ये नौटंकी चलेगा, ये नौटंकी चलेगा। और चिता, मैं बता दूं, तमिलनाडु में परमाणु बिजली घर बनना था, 2 महीने लोग समुद्र में लेटे रहे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कान पर जू नहीं रहेगा, मर गए लोग। परमाणु संयंत्र बिजली बस्तर में सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, बस्तर में लोग मारे जाते रहे। आप भी क्यों नहीं ना अननेसेसरी? ये बताएंगे। अच्छा, अब अपनी जगह चलिए। आप वो नहीं करेंगे आगे। आप अपनी टर्न पे बोलिए ना। बहस करना ये क्या है कि यहाँ आ गए आप मंच पर? बहुत हीटेड डिस्कशन हो गया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। निगत आवाज, अब अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर, फिर पब्लिक बोलेगी। जोरदार ताली पब्लिक के लिए। 40 सेकंड। ओके, निगत आवाज। 30 सेकंड में 40 सेकंड मैंने मध्य प्रदेश की अच्छा, महिलाओं के पंजाब बारे में में क्या बात होने करी। वाला है बता तो अरे दीजिए सुनिए ना, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, उस पर
चर्चा नहीं करेंगे क्या? मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना, नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। यहाँ पर सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखा है ये आदमी बच्चों के लिए। चर्चा करिए ना, सुनिए, ऑयल कंपनियों को भंडारा देते हैं ये, इन्होंने शुद्ध मुनाफा दिया था 19,740 करोड़ रुपए का ऑयल कंपनियों को, उस पर चर्चा करिए ना सेशन में। और बताती हूँ, आरबीआई ने बोला है 72 लाख करोड़ से ज्यादा भारत पे कर्जा हो गया, उस पे एसआईआर पे चर्चा करो, इस पर चर्चा करो। एसआईआर पे, अपनी जगह पे। नहीं, सुनिए, मॉनसून में एसआईआर, यूएन ने चिंता जताई है कि भारत में जो एसआईआर हो रहा है उससे माइनॉरिटीज के संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है कि जो भारत में एसआईआर हो रहा है उसमें लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा लोकतंत्र है जो देश के अभी आप हर चीज की चिंता कर रही हैं, आप हर चीज की चिंता कर रही है। पंजाब में आपका एक गुट दूसरे गुट को निपटा रहा है, वो कह रहा है ये केजरीवाल की तरफ से खेल रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल से, हाँ, बोलिए, मेरा क्वेश्चन पूरा सवाल। हम सब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हम उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी से, उसके कामों पे करते हैं। तो बार बार ये सुनने को आता है कि ये सांसद दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो मैं एज अ यंग वोटर ये नहीं कह सकता कि मेरे वोट का मिसयूज हो रहा है। ओके, कह सकते हो मिसयूज हो रहा है। ओके, सवाल किसका? और हाँ, बोल, क्या सवाल है? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बिल पास करवाते हैं रोड बनवाने के लिए, तो वो बिल तो पूरे पैसों से होता है, पूरा पैसा जाता है वहाँ का, तो बट क्यों जाता है? वो रोड क्यों ढंग से नहीं बन पाता है, और ज़्यादा टिक क्यों नहीं पाता है रोड? कहाँ की रोड है? कहाँ, कौन सी वाली रोड है? मैं ये तुम्हारे ग्रेटर नोएडा के रोड की बात कर रहा हूँ। नोएडा के, अब पता नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या किसी और गवर्नमेंट में है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, बोलिए। मेरा सवाल यह है कि जब वो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो प्योर तेल मिलता था, आज जो तेल है 167 रुपये लीटर है, और जब सरकार ही मिलावट करके तेल दे रही है पब्लिक को, तो पहले तो पकड़े जाते हैं, तो लोग मिलावट करने, सरकार क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्या देश के किसान का फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नहीं होना चाहिए, जिससे देश के किसान को, गन्ने के, मेज के, राइस के किसान को 1,90,000 करोड़ का मुनाफा हो? ये सच है, जिससे देश के भारत का तेल इंपोर्ट कम हो। आज ही दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने चालू करी है। ये सच्चाई है, हर तरफ से झूठ चला जा रहा है। और मेरी बात सुनिए, सबका नहीं, चलिए मेरी बात पर मत विश्वास करिए, अब इनकी स्थिति सुनिए क्या होती है। आपकी बात पे भी विश्वास है, आप भी एक पार्टी के नेता हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बात में विश्वास नहीं कर रहा? इनको एक्सपोज कर, अमीश भाई खबर पहुंच गई है, जनता को लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर ये बीच में उचकेंगे पॉपकॉर्न जैसे, कॉकरोच और पॉपकॉर्न ही आज इनके आइडल हो चुके हैं। कोई छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का है, कोई बड़ा रिचार्ज कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों बोला आपने, कोई छोटा रिचार्ज? कोई अरे ये छोटा रिचार्ज कांग्रेस इनका है भाई, अब कांग्रेस का लाइफ का काम नहीं हो रहा, ये चल रहा है इनका भाई, ये रहा इनका छोटा रिचार्ज। वैसे एक बात माननी पड़े, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, एक ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। सोनम वांगचुक जी जो हैं, हम सबके बहुत प्रिय हैं, उनकी जान बचनी ही चाहिए, लेकिन वो 60 साल के व्यक्ति को उपवास कराया जा रहा है। और अभिजीत दिपके जो है, जिनको कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से निकल कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है उपवास करने की। उपवास करने की प्रैक्टिस क्या होती है भाई? और वो 30 साल के हैं। और सोनम वांगचुक ने बकायदा ये बाइट दी, जब ये लोग ठूस ठूस के नीचे समोसे और कचौड़ी खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है। मतलब एक आदमी 20 दिन से भूखा है और नीचे आप वहां पर खाना खा रहे हो, फूड रिव्यू दे रहे हो, अच्छा नहीं लगता। विवेक, एक बात बताइए, आप 20 दिन से भूखे हो और ये सामने बैठ के बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे खा रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? मैं भगवान कसम कह रहा हूं, आपको मन करेगा कि इनको उठा के सबको बाहर भेजूं। सच बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, चाहे मैं आपका कितना भी अच्छा मित्र हूं। मतलब ये क्यों इतना अन्याय कर रहे हो? और वो दिपके क्यों नहीं रख सकता व्रत? अगर उपवास ही रखना है तो 30 साल के लड़के से रखवा लो भाई उपवास। हाँ, सुन लीजिए, दिपके नहीं रख रहे हैं उपवास। क्यों? कारण क्या है? लेकिन 5-7 स्टूडेंट्स अलग से भी साथ में उपवास रख रहे हैं। दिपके को प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी चीज नाम बताओ स्टूडेंट्स का। अरे आयशा की नेहा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो सारे लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन वहां पर है, और वो उपवास रख रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन? लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन। तो मतलब मान लिया ना पॉलिटिकल एजेंडा। शांति रखिए ना। ओके विवेक, एक मिनट देखिए, सभी पार्टियों ने सोनम वांगचुक को समर्थन दिया है। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं कि चलिए साहब, उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आएगी? घर बैठ के जो पकवान खा रहे हो, इस सरकार को कब शर्म आएगी? अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था, 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए थे।
कहना जी तोड़ दीजिए कृपा करके, हाथ विषय जोड़े था ना, विषय था ना, सुनिए पेपर सर, तो हो गया यहाँ पर। सुनिए, बाबा फिर रामदेव विषय ने- था ना, बाबा मैं बाबा रामदेव से रामदेव मैं कवर कर रहा था, वहाँ करप्शन का विषय था ना, यहाँ यहाँ विषय corruption नहीं नहीं है, है। यहाँ यहाँ विषय भी नहीं है, corruption है। यहाँ यहाँ भी विषय नहीं corruption है, है। यहाँ नहीं, दिपके, नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, दिपके नहीं, आरोप ये है, वो अभिजीत दिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मखौटा है, ये आरोप है, वो आम आदमी पार्टी का मखौटा है। वहां पर आप सोचिए, वहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं भी ये सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? और नेता ना केजरीवाल कुछ बोल रहा है, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है। क्यों नहीं बोल रहे इस विषय के ऊपर? सीता का पति आप डिसरिगार्ड कर रहे हो किसी को, गलत है, गलत है, गलत को देखिए, जो व्यक्ति अपनी जड़ को नहीं पसंद करता वो कभी ऊंचा नहीं जा सकता। किसी और धर्म में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हनुमान जी जो देवता हैं जिनकी पूजा होती है उनको रैली में आगे नचाते हुए नहीं जाते हैं। प्रभु श्री ये भी बोलिए, विश्वास करने वाले बोलिए ना, विश्वास करने वाले बीजेपी रैली में हनुमान जी को नचा रही है। शांति शांति शांति, वो नहीं है धर्म का अपमान। अगर इनसे नीट पेपर लीक पे सवाल करेंगे तो ये उनको कॉकरोच बताएंगे, अगर इनसे किसान बात करेगा एमएसपी की तो उसको कॉकरोच बताएंगे, देशद्रोही बताएंगे। सोनम वांगचुक जी जो हैं वो इस देश की धरोहर है और 19 बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी सरकार देखिए, वो वहां पर देश का युवा बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक जो देश की धरोहर है, जो इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आती है। अरे क्या मांग रहे हैं आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं गए वहां मिलने के लिए? अगर सब लोग गए तो उनको जाना चाहिए था। दूसरी बात, एक सेकंड 10 सेकंड अमीश भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, इस्तीफा दिया था उन्होंने। किसने? अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, इस्तीफा दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्यों देंगे? नहीं, अरे सुनो अमीश भाई, तब एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है? संविधान में ऐसा नहीं लिखा। संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी निर्लज दौर आएगा जब मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा और वो इस्तीफा देने से इंकार करेगा, यही कहा जा रहा था। लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। ओके, युवाओं का सवाल है। हाँ, ओके, सर सुन लीजिए, ये सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं कांग्रेस से भी है। कांग्रेस के टाइम पे AIPMT, अभी के टाइम पे नीट एग्जाम, दोनों लीक हो गए हैं। और क्या होगा, वायुसेना का उपयोग कर ले हुए हैं। अब क्या होगा, अगर कोई कुछ बोलेगा गलत तो कह देंगे ये देशद्रोही है। क्या स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता रहेगा जिंदगी भर? ओके, बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, यदि वे 18 दिन से या 20 दिन से भूख हड़ताल पे है तो आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही? उस पर भी तो कोई ना कोई विचार होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोले, उसे कुछ ना कुछ तो आश्वासन दे। ओके, 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 हाँ, क्या कह रहे हैं? कम से कम देशद्रोही बता दे उसे। अच्छा, देशद्रोही बता दे। ओके, ये सोनम वांगचुक को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, तो इस सवाल का जवाब दे ही दीजिए। क्या आपको लगता है इस वाले मॉनसून सेशन में ये विषय भी बड़ा बनेगा? देखिए अमीश भाई, मैं चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ पे ऑपोजिशन तो देखिए। उठाएगा ही। अमीश भाई, लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, परंतु जो छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का वहां पे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, उस प्रोटेस्ट को प्रभु श्री राम को सीता का पति कह रहा है, क्या प्रोटेस्ट का उद्देश्य? गलत, गलत। पॉइंट नंबर 1, क्या उस प्रोटेस्ट क्या वो प्रोटेस्ट का उद्देश्य हनुमान जी को तुम नचा रहे हो, तुम्हारा राष्ट्रीय नेता नचा रहे हो हनुमान जी को, वो तुम्हारा धर्म है, वो मेरा मुझे नहीं देखना है। अपने टर्न पे बोलिए। उचक गए, ये उचक गए। नहीं, ये तो कोई भी यहाँ पर कोई भी एग्री नहीं करेगा। भगवान राम को सीता का पति कहना कोई एग्री करेगा? मैं कुणाल कामरा को यहां से कहना चाहता हूं, मां जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी माँ है वो, और तुमने माँ का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति हम कहते हैं जानकी माँ और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। अब सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, पीटा जाएगा सरेआम। ऐसे लोगों को जरूर पीटना चाहिए, ऐसे लोग पिटाई खाने लायक है। ओके, राजकुमार भाटी। मैंने कुणाल कामरा ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, किस भाव में उन्होंने बोला, लेकिन मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे देवताओं के लिए, भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, सुमित्रा नंदन कह देना, अपनी टर्न पे सुमित्रा नंदन भी कह देते हैं, यशोदा नंदन भी कह देते हैं। ये आम बात है।
साहित्य में खूब लिखा हुआ, जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईष्ट पर होता है, कि ये सारे ये जिसे कहते हैं आइडिया है, ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं है, हमें तो पता है नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक तुलना का सवाल है, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में जब भी कोई आंदोलन हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा। कांग्रेस के राज में जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल भी भेजे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी, मतलब क्या कहेंगे, संवेदनहीन सरकार है जो किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कितना ही बड़ा घोटाला हो जाए। प्रदीप, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अमीश भाई, एक सेकंड शांति रखिए ना, बीजेपी जवाब दे रही है। मैं भारतीय हिंदू पहले हूं, बाकी कुछ और। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में बर्दाश्त है। इस आदमी से हम हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसने हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया, ये हमारे प्रभु श्री राम का और माता सीता का अपमान करेगा। माफी मांगनी चाहिए इनको। ये रहा इनका वीडियो। इन्होंने कहा था हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया था कि नहीं किया था? क्या इन्होंने किया था? आपसे मुझे जवाब देने का मौका दें। उनका बयान है, उनका कहना है कि कंटेक्स्ट दूसरा नहीं लिखा है। सीता का पति, सीता पति कहा जाता है, ये गलत बात है कहना। और ये इस तरीके की जो बात सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स भी जस्टिफाई देखिए, भाटी जी बहुत वरिष्ठ हैं, धर्म भी बात करते उम्र से, एक्सपीरियंस से, पढ़ाई लिखाई से। आप धर्म में विश्वास नहीं करते, आप इनको रेस्पेक्ट दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं, ये नहीं चलेगा। हम सबसे अमीश जी, मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं नंबर गेम की तरफ आता हूं। लोकसभा में 2/3 बहुमत का मतलब क्या होता है? मौजूदा संख्या 540 है, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। संविधान संशोधन के लिए जरूरी है 2/3 बहुमत, 360 सीटें लगभग होती हैं। एनडीए के पास 293 है। टीएमसी के जो बागी हैं, जो कि एक अलग पार्टी बन गई है, वो 20 हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो बागी हैं वो 6 हैं। कुल मिलाकर ये 319 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 319 सांसद होते हैं। लेकिन अगर डीएमके वॉकआउट कर जाता है तो सदन में संख्या 518 हो जाती है, यानी हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है। और एनडीए प्लस जो बागी सांसद है टीएमसी और उबाटा के, वो 319 ही रहते हैं। अगर शरद गुट, जो कि लग रहा है साथ देगा, तो बीजेपी का नंबर, एनडीए का नंबर 327 हो जाता है। और ऐसे में 2/3 बहुमत की, क्योंकि हाउस की संख्या नीचे आती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर डीएमके वॉकआउट करता है तो हाउस का नंबर नीचे आता है, तो 346 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तब 2/3 बहुमत से 19 सांसद की जरूरत होती है, 2/3 बहुमत के लिए। लेकिन वो 19 सांसद कहां से निकल के आएंगे? वो 19 सांसद आरजेडी एक बड़ा धड़ा हो सकता है जहां से निकल के आए। दूसरा बड़ा धड़ा हो सकता है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी वॉकआउट करे, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, या फिर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट हो जाए। वो समाजवादी पार्टी एक बड़ा गुट है, कांग्रेस एक बड़ा गुट है, वहां से कोई सांसद एब्सेंट होगा, ये बड़ी बात होगी। और राज्यसभा के अंदर नंबर गेम में बीजेपी बहुत आगे है। वहां पर 149 सांसद हैं एनडीए के, 160 की जरूरत है। वहां पे नंबर इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर डीएमके के सांसद वहां से भी वॉकआउट कर दें तो फिर बहुमत के लिए 155 चाहिए। सिर्फ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि एनडीए के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे हैं तब भी टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद ने छोड़ दिया है। और हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ बड़ी पार्टियों के सांसद भी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इस पूरे घटनाक्रम में, अगर वोटिंग होती है तो वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो क्या फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी, वो प्रिविलेज की बात होती है। लेकिन ऐसा बार बार समझ में आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, अगर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए परिसीमन कराना जरूरी होता है। बड़ी वीकेंड डिबेट में आपका मेरा बेसिक सवाल, प्रदीप भंडारी, आपसे, आप बहुत चिल्ला के बोलते हैं, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। मेरा बेसिक सवाल आपसे यही है कि ये नंबर आप कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए अपना 2/3 बहुमत के लिए, और राज्यसभा में तो 6 का चाहिए, लेकिन लोकसभा में नंबर कैसे आएगा अगर पास करवाना चाहते हैं? अमीश भाई, मैं चिल्ला के इसलिए बोलता हूं कि जब झूठ चिल्ला के बोला जाता है तो सत्य को भी चिल्ला के बोलना चाहिए, गीता में लिखा है। मैं आपसे बात करता हूं, आप ऐतिहासिक रूप से उठा के देख लीजिए, जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बिल ये सरकार लेकर आई है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भी हमारी सरकार ने लेके आए, ऐतिहासिक बिल हम लेकर आए। पर बड़ी बात यह है, आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि कितने सारे सांसद इस वक्त राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक बात बताइए, राष्ट्र निर्माण में सब आप ही के साथ ही जुड़ रहे हैं, कुछ विपक्ष के साथ भी जुड़ जाए? मैं बताता हूं, ईडी और सीबीआई के साथ है। क्योंकि जब डीएमके
जुड़ती है कांग्रेस के साथ, उसके पीठ में छुरा घोंपने का पता चलता है। जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है, समाजवादी पार्टी को कहना पड़ता है कांग्रेस एक चालू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कहती है हमसे भीख मांग रही है अलायंस के लिए, हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में अलायंस नहीं हो सकता। ये मैंने नहीं, इमरान मसूद ने कहा है। तो हर अलायंस पार्टनर जब भी कांग्रेस के साथ जुड़ता है वो हमेशा बेइज्जत एक सेकंड में देखिए, कांग्रेस का अनुभव आपको तो ज्यादा नहीं है, उनको ज्यादा है। कुलदीप जी को, कुलदीप जी कांग्रेस के अनुभव के बारे में जरा जनता को थोड़ा जानकारी दीजिए। आपका कांग्रेस के साथ अनुभव कैसा रहा? आप तो जॉइंट कैंडिडेट भी थे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के। भाई अमीश भाई, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हारे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जितना चिल्ला के भी लोग बोल रहे थे, अगर इन्होंने इतना राम मंदिर में चिल्ला तो आप भी खूब रहे थे, तो चंदा चोरी रुक जाती। चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, चंदा चोरी से पीछे भाग जाएंगे कि चंदा चोरी पे इन्हें पता है कि चंदा चोरी में ये लोग शामिल हैं, इस चंदा चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस में बोलेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस के साथ अलायंस हो रहा है कि बोलना भी नहीं चाह रहे? तो नहीं रहे हो, पहले मेरी वही तो बोलो ना, मेरी अब देखो दिखाने लग गए, मैं दिखाऊंगा फिर बोलेंगे। तो चंदा चोरी, अरे कोई ना दिखाए भाई, हमें नहीं देखना करेंगे, नीट पे बात नहीं करेंगे, चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, E20 पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, देश बर्बाद हो गया उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन बात किस पे करेंगे? केवल जो इनको शूट करेगा हिंदू मुसलमान, उस पे बात करेंगे। और मैं इनसे पूछूंगा कि नरेश अग्रवाल जिनने भगवान का अपमान करने का काम किया, वो कौन सी पार्टी में? वो भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछूंगा इन्हें राम के अस्तित्व को नकारा, जीता राम मांझी, वो कौन सी पार्टी में? इनकी पार्टी में। उस पर इनकी भावना आयात नहीं होती है, उस पर तो कट्टर हिंदू बनते हैं। कांग्रेस से वाकई अलायंस होने वाला कुछ बोल ही नहीं। मैं पूछा कांग्रेस का अनुभव कैसा है? मैं तो आप तो बच रहे हैं, मतलब कुछ तो खेल है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों की कहानी एक जैसी है। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करती है, हम हिंदू मुसलमान राजनीति करते हैं। और फिर बता दूं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर लड़ने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का काम किया है, रंगला पंजाब बनाने का काम। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने बोला कि आपके मुख्यमंत्री के लिए बोला कि इनका जो है वो जो शराब जो लिकर टेस्ट होता है वो टेस्ट कराना चाहिए। नहीं, डोप टेस्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एल्कोहल टेस्ट होना चाहिए, विधानसभा के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, उसके बाद टेस्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि उस पार्टी के साथ आप अलायंस कर पाएंगे? मैंने आपको क्या बताया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक पार्टी की। जब आप काम से किसी को नहीं हरा पाओ तो बदनाम करना शुरू कर दो। भगवत मान की लोकप्रियता इतनी है कि कांग्रेस भाजपा अकेले सारे इकट्ठे हो जाए तो उनके बराबर भगवत मान के बराबर पंजाब में लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के पहलू हैं और आप भगवंत मान का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम बहुत बड़ा है। बड़ी आसानी से अमीश भाई भंडारी साहब यहाँ खड़े हो के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करने लगते और आपने सवाल पूछे, पर आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी और समझते भी हैं। मॉनसून सेशन पे मैं बात करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी बुरी लगी मुझे। इन्होंने कहा पंजाब में अलायंस हो रहा है क्या? सुनिए ना, पंजाब में अलायंस हो रहा है क्या? भाई सुनिए ना, इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र निर्माण की बात करें, इनका राष्ट्र निर्माण सुनो। अरे चुप, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं प्रदीप भंडारी आपके बीच में नहीं बोली। राष्ट्र निर्माण सुनो, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया था इन्होंने 36,000 करोड़ का, एक बारिश में ढह गया। कुछ नहीं करा है। अरे सुनिए, अरे मुद्दा नहीं है देश का, झूठ बोलोगे तो राम के मंदिर के दर्शन अभी तक अमीश भाई, I will not let this happen. राहुल गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अमीश भाई ने चुप कराओ। अमीश भाई ये गलत बात है। गाली नहीं बाकी। अमीश भाई हाईजैक होने देंगे क्या? बोले। अरे सड़कें तो हाईजैक कर ली, अब डिबेट में मत करो ना। अरे चुप रहो। अरे जवाब दो ना प्रदीप भंडारी, एक्सपोज हो रहे हो। 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून हाईवे बनाया इन्होंने, वो भी बारिश में ढह गया। अब सुनो, इन्होंने महिलाओं की बात कर रहे हो। लो, तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारी आंख के नीचे पर्चा 18 महिलाएं राजस्थान में, 18 गर्भवती महिलाएं मर गई। उनके क्या कह रहे हैं? वो मरी है, उनकी डेथ हुई है और उनको और कई महिलाओं को किडनी का डायलिसिस कराना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। नहीं देखिए, वहां पर आपका मंत्री खींचकर इतने इनसेंसिटिव बयान देता है, कुछ कहने की बात नहीं है। नहीं, बी फेयर टू इट। वो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। वहां पे गर्भवती महिलाओं की डेथ हो रही है और आपका मंत्री वहां पर इतना इलॉजिकल बोलता है जितना कोई बोल नहीं सकता। उसको सैक करना चाहिए, आपको हटाना चाहिए तुरंत। कमाल की बात है। एक मतलब वो कह रहा है, वो क्या बयान दे रहा है? प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं होता और मरने की हालत में महिला यहां आ जाती है। कमाल की बात है। शेमफुल स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर। थैंक यू अमीश भाई, आपने राजस्थान की महिलाओं की आवाज उठाई। दूसरा, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे 700 करोड़ का घोटाला हो रहा है और ये कह रहा है राष्ट्र निर्माण चल रहा है। अरे भैया, जांच चल रही है, जो हम बोले वो
झूठ, तुम बोलो जो सच। वाह 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 वाह। जान चल रही है प्रदीप। मीठा वाला घप घप मत किया करो, नौटंकी मत किया करो। दूसरा पर जांच चली है, रेखा गुप्ता ने खुद जांच का ऑर्डर कराई है। अरे पर ये आओ ना, चर्चा करते हैं। यूपीए ने भी तो खुद ही जांच का ऑर्डर दिया था। विवेक, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी रहती है। संसद नहीं चलेगी अगर तोड़ फोड़ करके यहां से लाके एमपी और वहां से लाके एमपी। आपका कौन सा तोड़ा है? आप अगर इनको सम्मान नहीं दोगे, जो हैं विपक्ष के लोग, और हमारी पार्टियां तोड़ोगे और फिर कहोगे संसद चलने दो। नहीं चलने देंगे विवेक, नहीं चलने देंगे संसद। विवेक एक बात, आपके कितने आपके सांसद हैं, कितने सांसद आपके तोड़े गए हैं? एक सेकंड, आपके कितने सांसद तोड़े के सांसद नहीं टूटते? नहीं टूटते, नहीं है ही नहीं, तो टूटेंगे कहां से? अभी इन्होंने कहा संसद नहीं चलने देंगे। टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है संसद चलाने में, और एक दिन का खर्चा कितना होता है? उस टैक्स पेयर के पैसे से एमपी खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा। पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, अरे नहीं दिख रहा। आप जनता की आवाज नहीं दबा सकते। पहले पूरा प्रश्न सुनिए। हाँ। आप जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। मैं नहीं दबा रहा। और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा फैसला जनता करती है। ओके, बिल्कुल सही, बड़ी बात है। और आपको एक बात और बता दूं, आप तोड़ फोड़ से सहमत हैं? आप काम कर रहे हैं, आपको पहले बोलने की तमीज नहीं है। विवेक, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को मोदी क्या चीज है ये बोलने की तमीज है? क्या करता है विपक्ष? संसद नहीं चलने देता है, तुम्हारे बाप का पैसा खर्च हो रहा है। नहीं देखिए, अब अपनी बात, ओके, अब आपने बोला, अब आप ये टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। टैक्स पेयर के पैसे से एमपी खरीदे जा रहे हैं। चलनी चाहिए। अगर पार्टियों में तोड़-फोड़ होगी, हम संसद नहीं चलने देंगे। कितना होता है संसद? ओके, संसद चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? आप माता जी आप बोलिए ना कुछ। चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। आप चलनी चाहिए संसद। ठीक है, उसमें काम होना चाहिए। पार्लियामेंट चलनी चाहिए, भारत का सम्मान है पार्लियामेंट, लेकिन सांसदों को खरीद के नहीं चलनी चाहिए। ओके, खरीद के नहीं चलनी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि संसद में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महिलाओं को उनका अधिकार मिलने वाला है, जो पिछले 70 साल से नहीं मिला। क्या वो मिल जाएगा इस बार? यह बड़ा सवाल है। हर बार भटकाने अटकाने की कोशिश हुई, कभी कोई आया, कभी कुछ आया, लेकिन 2029 में नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि महिलाओं को संसद में लाना है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के टक्कर के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मंडे से हो रही मॉनसून पर हमारी खास नजर रहेगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। फिलहाल इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।